हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेमेस्टर थर्ड का हिस्ट्री का सब्जेक्ट मीडिया इन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो पेपर में आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसका आंसर हो जाता है कि औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भूमिका बतानी है पहले, उसके बाद फिर उसकी आलोचना करनी है। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय केवल राजनीतिक आंदोलन का परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें मीडिया में क्या क्या आता है, प्रेस, पत्रिकाएं, साहित्य, समाचार इत्यादि आते हैं। ठीक है, कि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मीडिया ने एक और राष्ट्र चेतना को जगाया, तो दूसरी ओर इसकी कोई अपनी सीमाएं थी और इसके कुछ विरोधाभास भी थे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो जाता है कि राष्ट्र चेतना का निर्माण में मीडिया की भूमिका। ब्रिटिश काल में प्रेस ने पहली बार भारत में विभिन्न हिस्सों में भारत के विभिन्न हिस्सों को एक साझा राजनीतिक और सामाजिक मंच प्रदान किया, जिसमें कुछ पत्रिकाएं हैं जिसे हम दंगल दूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, यंग इंडिया, हरिजन जैसी पत्रिकाओं ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की, स्वतंत्रता, स्वराज, समानता और अधिकारों की भावना को फैलाया। इससे लोगों में यह विचार मजबूत हुआ कि वह केवल प्रांतीय नहीं बल्कि एक भारतीय राष्ट्र का हिस्सा हैं। ठीक है, हमारा ये हो जाता है कि राजनीतिक जागरूकता और जनसंघर्ष का विस्तार। मीडिया ने जन आंदोलन को संगठित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के विचारधारा अखबारों, पर्चों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। इससे ग्रामीण और शहरी जनता के बीच राजनीतिक संवाद स्थापित हुए। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाता है कि सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद। प्रेस ने सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रश्न उठाए। सामाजिक कुरीतियाँ क्या थी उस समय की? सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार न देना। ठीक है, यही सब इसमें शामिल था। अधिकारों, इससे राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित न रह करके सामाजिक सुधार से भी जुड़ गया था। चौथा पॉइंट हमारा हो जाता है कि भारतीय भाषा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों ने स्थानीय जनता को आंदोलन से जोड़ा, भारतीय संस्कृति, इतिहास और गौरव को पुनः स्थापित किया। लेकिन साथ ही अलग अलग भाषीय प्रेस ने कभी कभी प्रांतीय और सांप्रदायिक पहचान को भी बढ़ावा दिया। पांचवा पॉइंट हमारा हो जाता है कि औपनिवेशिक दमन और मीडिया की सीमाएं। आलोचनात्मक दृष्टि। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस एक्ट 1878 जैसे कानून से प्रेस पर नियंत्रण रखने की कोशिश की। कई समाचार पत्रिकाएं शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित रह गईं। ठीक है, इससे किसानों, मजदूरों और महिलाओं की आवाज़ पूरी तरह से व्यक्त ना कर पाए ये लोग। ठीक है, कुछ मीडिया मंच ने सांप्रदायिक विभाजन को भी हवा दी, जिससे राष्ट्रवाद कमज़ोर हुआ। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? औपनिवेशिक भारत में मीडिया ने राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। इसने राजनीतिक चेतना, राष्ट्र एकता और स्वतंत्रता की आकांक्षा को मजबूत किया, किंतु इसकी भूमिका पूर्णतः समावेशी नहीं थी। वर्गीय, लैंगिक और सांप्रदायिक सीमाएं मौजूद रहीं। ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है कि प्रेस और स्वतंत्र आंदोलन के बीच क्या संबंध था? प्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच अत्यंत गहरा और सक्रिय और प्रेरणादायक रहा।
प्रेस ने न केवल आंदोलन को दिशा दी बल्कि जनता को संगठित करने में भी अहम भूमिका निभाई। प्रेस और स्वतंत्र आंदोलन के बीच का संबंध। जन जागरण का माध्यम। अखबारों और पत्रिकाओं के जरिए लोगों को अंग्रेजी शासन की नीतियों, शोषण और अन्य स्वतंत्रता के विचार से अवगत करवाया। इससे राष्ट्र चेतना का प्रयास हुआ। हमारा दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार। प्रेस ने स्वराज, स्वदेशी, सहयोग, असहयोग और सत्याग्रह जैसे विचारों को घर घर तक पहुंचाया। कई नीतियों ने अपने विचार सीधे जनता तक पहुंचने के लिए प्रेस का प्रयोग किया। जैसे महात्मा गांधी का यंग इंडिया या हरिजन, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी मराठा। हमारा तीसरा पॉइंट अंग्रेजी शासन की आलोचना। प्रेस ने दमनकारी सरकारों ने, दमनकारी कानूनों ने, आर्थिक शोषण और नस्लीय भेदभाव की खुलकर आलोचना की, जिससे ब्रिटिश सरकार असहज हुई। ठीक है। हमारा चौथा पॉइंट है आंदोलन को संगठित करने में मदद। आंदोलन को संगठित करने में मदद किस किस ने की है? प्रेस के माध्यम से आंदोलन को संगठित किया गया, आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सभाओं की जानकारी दी गई, नेताओं के संदेश जनता तक पहुंचे गए। ठीक है, जिससे व्यापक भागीदारी संभव हुई। ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा दमन और सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब है प्रेस पर प्रतिबंध लगा देना। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की शक्तियों को देखते हुए सेंसरशिप लगाई। प्रेस एक्ट लाया उन्होंने। ठीक है। 1878 का अखबारों पर प्रतिबंध, इसमें हरिजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चौथा पॉइंट है हमारा संपादकों की गिरफ्तारी जैसे कदम उठाए गए। ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेस आंदोलन का कितना प्रभावशाली हथियार है। पॉइंट ये है कि बलिदान और साहस। कई पत्रिकाओं ने बलिदान दिया, जेल यात्रा की। ठीक है। आर्थिक हानि हुई उनकी। ठीक है। पत्रिकाएं बंद हो गई लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की आवाज़ को दबने नहीं दिया इन लोगों ने। ठीक है। इसका निष्कर्ष यह है कि प्रेस स्वतंत्र आंदोलन की आवाज़ है, आत्मा है और शक्ति है। ठीक है। अगर प्रेस ना हो तो कोई भी आंदोलन व्यापक नहीं हो सकता, संगठित और प्रभावी नहीं बन सकता। ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सेंसरशिप ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित किया? सेंसरशिप ने भारत की प्रेस की स्वतंत्रता को अलग अलग दौरों में काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसके प्रभाव को ऐतिहासिक, संवैधानिक और समकालीन संदर्भों में समझा जा सकता है। पहला है हमारा औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने अखबारों पे कुछ कानून लगा दिए गए थे, जिसमें से पहला था 1878 का प्रेस एक्ट। ठीक है। राष्ट्रवाद के प्रति जो भी लेख लिख रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सभी पत्र बंद कर दिए गए थे। दूसरा है हमारा आपातकाल 1975 से 77 तक का। भारतीय आपातकाल के दौरान समाचार पत्र पर पूर्ण रूप से सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। सरकार के विरुद्ध में जो भी संपादक छापे जा रहे थे उसको छापना असंभव हो गया था। ठीक है। पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। अखबारों का बंद होना प्रेस की स्वतंत्रता का सबसे गंभीर हनन माना जा रहा था। ठीक है। तीसरा है हमारा संविधान और कानून की सीमाएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A आर्टिकल 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उचित प्रतिबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि आदि के तहत सरकार सेंसरशिप लगा सकती है। इस सीमाओं की व्याख्या अक्सर विवाद का विषय रहती है। चौथा है हमारा समकालीन भारत। राजद्रोह, आईटी नियम जैसे कानून का पत्रकारों पर इस्तेमाल किया गया, आलोचना का कारण बना। ठीक है।
आत्म सेंसरशिप का बढ़ता चलन, कानूनी कार्रवाई, आर्थिक दबाव और वैज्ञानिक निर्भरता के डर से मीडिया संस्थान स्वयं ही कुछ विषयों से बचते हैं। इससे स्वतंत्र और खोजिए पत्रकारिता कमज़ोर होती हैं। ठीक है। भारत में सेंसरशिप ने कई मौक़ों पर प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया है, खास करके आपातकाल के दौरान। हालांकि संवैधानिक सुरक्षा मौजूद है, फिर भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। 4. डिजिटल युग में पारंपरिक मीडिया को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? डिजिटल युग में पारंपरिक मीडिया को, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, को कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनकी मुख्य चुनौती कुछ इस प्रकार है। दर्शक और पाठक वर्ग में गिरावट। अब लोग मनोरंजन के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर तुरंत ही सारी अपडेट उनको मिल जाती है, इसलिए वो अखबार पढ़ना या कोई भी टीवी देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इस चीज़ में गिरावट आ रही है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि विज्ञापन राजस्व में कमी। ठीक है। विज्ञापनदाता अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, यूट्यूब को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहाँ टारगेट और सतत विज्ञापन संभव है। तीसरा, और तत्कालीनता की चुनौतियाँ। ठीक है। और चौथा पॉइंट है हमारा भरोसे और फेक न्यूज़ का संकट होता है। ठीक है, सोशल मीडिया में। उसने भारतीय प्रेस आयोग पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन चौथा लिखा हुआ है, लेकिन है ये पांचवा। अब देख लीजिए। प्रेस आयोग का अर्थ और उसका उद्देश्य। प्रथम, प्रेस आयोग, इसकी मुख्य सिफारिशें। द्वितीय, प्रेस आयोग, इसके मुख्य सिफारिशें। भारतीय प्रेस आयोग का महत्व। इसकी आलोचना। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? भारतीय प्रेस आयोग ने भारतीय पत्रकारिताओं को दिशा देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। बदलते डिजिटल युग में भी प्रेस की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए नए सिरे से प्रेस आयोग के अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रेस की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रेस की विशेषताओं का परीक्षण। स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रेस ने औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त होकर लोकतंत्र भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह दौर भारतीय प्रेस के विकास, विस्तार और विविधीकरण का रहा है। ठीक है। हमारा पहला पॉइंट है प्रेस की स्वतंत्रता, जिसमें संविधान में आर्टिकल 19A में दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है हमारा लोकतांत्रिक प्रभारी की भूमिका। तीसरा है हमारा भाषीय और क्षेत्रीय विस्तार। चौथा है हमारा व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति। नकारात्मक पक्ष, खोजिए पत्रकारिता का विकास। सिक्स्थ है हमारा प्रेस परिषद और नियमन। आपातकाल का प्रभाव। आठवां पॉइंट है हमारा तकनीकी और डिजिटल परिवर्तन। नौवां पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन में योगदान। निष्कर्ष हमारा ही निकल के आता है, देख लीजिए। अभी तक हमने सिर्फ इन सब क्वेश्चनों की चर्चा की है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ हेडिंग बता दी गई है।
बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।